हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। क्लियर? तो देखो इन 1961 इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री in 1961 इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री, इन शॉर्ट फॉर्म इसको आप IUB भी लिख सकते हो, या इनको बोलते हैं IUB शॉर्ट फॉर्म में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री क्लासिफाइड enzymes into 6 क्लासेस। ओके, तो देखो क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स में हमें ये याद रखना है कि 1961 में IUB यानी इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने क्या किया, उन्होंने एक कमीशन बनाया कुछ मेंबर्स का, जिनको हम एंजाइम कमीशन बोलते हैं। और उस एंजाइम कमीशन ने एंजाइम्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिएक्शन कैटेलाइज्ड, मतलब किस तरह के रिएक्शन का वो कैटालिसिस करते हैं उसके बेसिस पे क्या किया, पूरे एंजाइम्स को 6 क्लासेस में क्लासिफाइड किया। तो फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, इन 1961 में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री ने कुछ मेंबर्स का एक एंजाइम कमीशन बनाया, जिसको शॉर्ट फॉर्म में EC भी बोलते हैं। और एंजाइम कमीशन ने सारे एंजाइम्स को 6 क्लासेस में क्लासिफाई किया। उसका जो क्लासिफिकेशन का बेसिस था वो था किस टाइप का रिएक्शन वो कैटेलाइज करते हैं, उसके बेसिस पे क्या किया, 6 क्लासेस में डिवाइड किया सारे एंजाइम्स को। क्लियर? तो 6 क्लासेस में फिर क्या है बच्चों, ये जो 6 क्लास है, मतलब क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6, तो ये जो 6 क्लासेस हैं इसको इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना पड़ेगा, किसी का इधर से उधर आप नहीं कर सकते। क्लियर? तो एकदम फिक्स होता है कि अगर मान लो क्लास 3 आपसे पूछे कोई, तो क्लास 3 जो है वो है हाइड्रोलिसिस। क्लास 3 पे आते हैं हाइड्रोलिसिस, तो हमेशा हाइड्रोलिसिस का पोजीशन फिक्स है, मतलब वो क्लास 3 में आते हैं हमेशा, क्लास 2 में उसको आप नहीं कर सकते। ठीक है ना? तो हर क्लास का एक अपना फिक्स पोजीशन है, क्लास 1 का, क्लास 2 का, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6। तो ये जो 6 क्लासेज हैं इसमें क्या है, सबका पोजीशन फिक्स है। क्वेश्चन अगर आएगा कि क्लास 4 कौन सा है, ठीक है ना, तो क्लास 4 जो है वो लाइएजेज हैं, क्लास 4। क्लियर? अभी मैं डिस्कस करूंगा 6 के 6 आपसे, तो एकदम फिक्स होता है। क्लियर? तो आप चेंज नहीं कर सकते, ये भी एक यूनिक है, मतलब आपको उसी पोजीशन पे उस क्लास का नाम याद रखना पड़ेगा। क्लियर? तो इन 1961 इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री क्लासिफाइड एंजाइम्स इनटू 6 क्लासेस एंड एंजाइम कमीशन जिसमें कुछ मेंबर्स थे, एंड एंजाइम कमीशन having some members classified the enzyme into 6 classes। मतलब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री का ही बनाया गया था एंजाइम कमीशन, इसको शॉर्ट फॉर्म में EC भी लिखते हैं। क्लियर? E फॉर एंजाइम, C फॉर कमीशन। तो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री से कंफ्यूज नहीं होना है, इसी का पार्ट है एंजाइम कमीशन। क्लियर? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री का ही पार्ट है एंजाइम कमीशन। तो एंजाइम कमीशन इसी ने क्या किया, 6 क्लासेस में एंजाइम को क्लासिफाई किया। क्लियर? तो ये ध्यान रखना है आपको, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। तो 6 क्लासेस, उसके बाद
सबका पोजीशन बिल्कुल फिक्स है। मैं एक आपको निमोनिक्स बताऊंगा जिससे आपको पूरा याद रहे हो जाएगा कि किस नंबर पे किस इंजाइम का नंबर आएगा किस क्लास पे, तो वो बिल्कुल फिक्स होता है। अब इसको आप नोट करो, 1 मिनट में मैं आपको वो निमोनिक्स बताता हूं। तो इसको रद्द करते हैं बच्चों। तो देखो ऐसे याद रखना है आपको, एक सेंटेंस याद रखना है, ऑन द हिमालयाज, ऑन द हिमालयाज, जो पहाड़ है, HI मैं नहीं लिख रहा, उसके लिए भी उसके पीछे एक रीजन है। तो ऐसे याद रखना है आपको, ऑन द हिमालयाज लाइफ, LIFE नहीं, LYF, ऑन द हिमालयाज लाइफ इज लाइटेंड। ये सेंटेंस आपको याद रखना है, ऑन द हिमालयाज लाइफ इज लाइटेंड। क्लियर? और हिमालय में HY याद रखो तो ज्यादा सही है, ऐसे गलत है लेकिन ये याद रखना है क्योंकि इसके पीछे एक राज है, एक मकसद है ऐसा लिखने का। और LYF में LYF, LIFE नहीं, LYF। अभी आपको और क्लियर होगा, why I am writing HY instead of HI and why I am writing LYF इंस्टीड ऑफ LIFE। इसके बदले में क्यों ऐसा लिख रहा हूं ये आपको अभी पता चलेगा। क्लियर? तो देखो कैसे याद रखना है, मतलब यहां पे 6 वर्ड आपको दिख रहे हैं और 6 के पहले कुछ अल्फाबेट से क्या होगा, वो इंजाइम का नाम आएगा। तो देखो, O फॉर ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, O फॉर ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, दीज आर क्लास 1। तो ये पोजीशन फिक्स है, क्लास 1 ये पोजीशन बिल्कुल फिक्स है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। ठीक है? तो O फॉर ऑक्सीडो रिडक्टेज, दीज आर क्लास 1 एंजाइम। तो क्लास 1 पूछा जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्लास 1 एंजाइम, आंसर वुड बी ऑक्सीडो रिडक्टेज। फिर T फॉर ट्रांसफरेजेस, these are class 2। हिमालय के HY से हाइड्रोलेसिस, these are class 3। लाइफ के LY से लाइएजेस, these are class 4। IS से आइसोमरेजेस, these are क्लास 5। और लाइटेंड के LY से और LIG से लाइटेंड के LIG से लाइगेसेस, these are class 6 एंजाइम, these are class 6। क्लियर? सबका फिक्स है पोजीशन। क्लास 3 पे हाइड्रोलेजेज ही आएगा, लाइएजेज नहीं आएगा। क्लास 4 पे लाइएजेज आएगा, लाइगेजेज नहीं आएगा। सबका पोजीशन फिक्स है बच्चों, और इसी पोजीशन पे आपको याद रखना है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5, क्लास 6। और इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, तो क्वेश्चन आता है, आ सकता है। क्लियर? तो इसको नोट डाउन कीजिए।
तो इनका पोजीशन बिल्कुल फिक्स है बच्चों, इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है। तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं कि जो इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री है, इन 1961 में उन्होंने कुछ मेंबर का एक इंजाइम कमीशन बनाया और उन मेंबर्स ने, उनको एक जिम्मा मिला कि आपको इंजाइम को क्लासिफाई करना है, ओके। और उनका जिम्मा मिला, क्या उनका काम था, क्या था, इंजाइम को क्लासिफाई करने का। क्लियर? तो इंजाइम को उन्होंने क्लासिफाई किया, इंजाइम को क्लासिफाई किया इंजाइम को उन्होंने क्लासिफाई किया बच्चों, और 6 क्लासेस में बेसिकली क्लासिफाई किया। और ये 6 क्लासेस जो हैं ये है, और ये जो क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ विच टाइप ऑफ रिएक्शन दे कैटेलाइज, मतलब किस तरह के रिएक्शन को वो कैटेलाइज करते हैं उसके बेसिस पे था। जैसे हाइड्रोलेजेस, आपको पता है ये हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो इस कारण से उनका नाम हाइड्रोलेजेस पड़ा, ठीक है ना, उसका क्लास 3। तो जो क्लासिफिकेशन था ये उस बेसिस पे था कि किस टाइप का रिएक्शन वो कैटेलाइज्ड करते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लिख लो, दिस क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन this classification was based on which type of reaction characterized by enzymes, which type of reaction catalyzed by enzymes। क्लियर? तो इसी सीक्वेंस में आपको याद रखना है किसका कौन सा क्लास है। तो आपको समझ में आ गया होल स्टोरी किस तरह से था। क्लियर? तो बेसिस जो था इस क्लासिफिकेशन का वो ये था कि कौन सा एंजाइम कौन सा रिएक्शन क्लासिफाई करता है। क्लियर? अब देखो एक एक करके सारे एंजाइम्स की क्लासेस को हम लोग डिटेल में थोड़ी सी स्टडी करेंगे। तो इसको रन करते हैं बच्चों। अब देखो जो फर्स्ट क्लास है दैट इज क्लास 1, ये है ऑक्सीडो रिडक्टेजेस, इनका नाम है ऑक्सीडो रिडक्टेज। रिडॉक्स रिएक्शन केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। ऑक्सीडो मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी होता है और रिडक्शन भी होता है, ठीक है ना, साथ साथ होता है।
वैसे इनका भी काम है, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ साथ करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इनको बोला गया ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। तो ऑक्सीडो रिडक्टेजेस आर enzymes which catalyze oxidoreductases are enzymes which catalyze oxidoreduction between two substrates। तो ये वो इंजाइम्स हैं जो कैटेलाइज करते हैं किसको, ऑक्सीडो रिडक्शन को, बिटवीन टू सबस्ट्रेट, दो सबस्ट्रेट के बीच में ये ऑक्सीडो रिडक्शन मतलब ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी साथ साथ करते हैं। क्लियर। फॉर एग्जांपल मान लो S4 सबस्ट्रेट है, तो अगर S एक रेड्यूस्ड है और जो दूसरा सबस्ट्रेट है जिसको S डैश बोला हमने, S डैश इज ऑक्सीडाइज्ड, S इज रेड्यूस्ड और S डैश ऑक्सीडाइज्ड है, तो इधर क्या हो जाएगा, जो S होगा वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा और जो S डैश है वो रेड्यूस्ड हो जाएगा। क्लियर। मतलब यही है, साथ साथ हमने पढ़ा होगा कि एक ऑक्सीडाइज्ड होता है तो दूसरा रेड्यूस होता है। जो ऑक्सीडाइज्ड होगा इस तरह से, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में भी ऑक्सीडेशन रिडक्शन साथ साथ चलते हैं। क्लियर। तो एक S रेड्यूस्ड है पहला सबस्ट्रेट, दूसरा ऑक्सीडाइज्ड है दूसरा वाला, तो पहला वाला प्रोडक्ट की तरफ ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा वाला रेड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मतलब इसमें दोनों रिएक्शन चलेंगे, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, ठीक है ना, दोनों तरह से, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीडेशन रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन दैट इज ऑक्सीडेशन, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन दैट इज रिडक्शन, हाइड्रोजन आपने ऐड किया दैट इज रिडक्शन, या आप वहां से रिमूव कर दो ऑक्सीजन को, हाइड्रोजन को रिमूव कर दो, हाइड्रोजन को, समझ में आ रहा है, यानी ऐड करो तब भी रिडक्शन, अगर वहां से हाइड्रोजन रिमूव कर दो तो वो ऑक्सीडेशन, समझ रहे हो। तो इस तरह से दोनों साथ साथ होते हैं। एग्जांपल से आपको और क्लियर होगा, जैसे एक एंजाइम है CH3CH2OH दैट इज अल्कोहल और इसका नाम है इथेनॉल प्लस NAD, इसके साथ रिएक्शन होता है, ये दूसरा सबस्ट्रेट हो गया, ये पहला सबस्ट्रेट, ये दूसरा सबस्ट्रेट, निकोटिनामाइड एडेनाइन डाइन्यूक्लियोटाइड दैट इज NAD। यहां जो एंजाइम है दैट इज अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, एंजाइम इज अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज। इसके प्रेजेंस में क्या होगा, ये इथेनॉल बन जाएगा इथेनल, CH3CHO दैट इज इथेनल। क्लियर। मतलब यहां से हमने क्या किया, यहां से हम हाइड्रोजन रिमूव करा दे रहे हैं बच्चों, ठीक है ना, यहां से हाइड्रोजन हमने रिमूव करा दिया, CH3CHO बन गया, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन का मतलब डीहाइड्रोजनेज, डी मतलब हटाना, यहां से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है, रिमूव होना हाइड्रोजन यानी ऑक्सीडेशन, और यहां पे रिडक्शन हो रहा है यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। तो जो ऑक्सीडाइज्ड होता है वहां पे, ठीक है ना, तो एक ऑक्सीडाइज्ड होगा एक रेड्यूस्ड होगा। क्लियर। तो यहां से हमने रिमूवल किया हाइड्रोजन का, यानी रिमूवल हुआ हाइड्रोजन का, यानी ये बन गया इथेनल, ठीक है, एक एसिटाल्डिहाइड है, इथेनॉल इट इज ए अल्कोहल, तो ये अल्कोहल है, यहां पे ये एल्डिहाइड है,
तो यहां से H को रिमूव करना, तो H का रिमूवल हो रहा है यानी ऑक्सीडेशन। और यहां पे देखो ये बन जाएगा NaDH2, NaDH2 यानी यहां पे हाइड्रोजन का एडिशन, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन, और यहां से रिमूवल यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन यानी ऑक्सीडेशन। तो रिडॉक्स रिएक्शन हो गया यानी ऑक्सीडो रिडक्शन हो गया। यहां पे ये ऑक्सीडेशन भी करा रहे हैं, रिडक्शन भी करा रहे हैं। तो CH3CH2OH से CH3CHO बना, इथेनॉल से इथेनॉल बना। ये क्या हुआ, ये यहां पे हुआ रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन से, यानी यहां पे हो गया ऑक्सीडेशन, यहां से यहां ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहां से यहां एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, दैट इज रिडक्शन। क्लियर? तो ये हो गया, दोनों रिएक्शन यहां पे कैटेलाइज हो रहे हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी। आई होप नाउ इट इज क्लियर। केमिस्ट्री में भी आपको पढ़ाया गया होगा रिडॉक्स रिएक्शन, तो इस तरह से। क्लियर? तो दोनों जब रिएक्शन कैटेलाइज्ड कोई करे, एक ही मतलब रिएक्शन में दोनों रिएक्शन हो, ऑक्सीडेशन भी हो और रिडक्शन भी हो, और वो एंजाइम जो ऐसा करते हैं, इस तरह के रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं, उनको हम ऑक्सीडो रिडक्टेजेस बोलते हैं। क्लियर? इसको आप नोट करो। क्लियर बच्चों? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो जो रिड्यूस था अब वो ऑक्सीडाइज हो गया, और जो ऑक्सीडाइज था अब वो रिड्यूस्ड हो गया। क्लियर? तो इस तरह का चेंज हुआ, दोनों रिएक्शन हो गए, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। इसको रब करते हैं, मूव करते हैं दूसरे क्लास पे। Second is class 2 is transferases। नाम से ही आपको पता चल रहा है कुछ ना कुछ ट्रांसफर होगा यहां पे। तो ट्रांसफरेजेस आर एंजाइम्स which catalyze transfer of group, और ये जो ग्रुप है वो हाइड्रोजन के अलावा होना चाहिए, ट्रांसफर ऑफ ग्रुप अदर देन हाइड्रोजन। enzymes which catalyze transfer of group other than hydrogen between a pair of substrate, तो एक पेयर ऑफ सबस्ट्रेट के बीच में जब ट्रांसफर हो ग्रुप का, हाइड्रोजन के अलावा किसी ग्रुप का ट्रांसफर हो, तो उसी को बोलते हैं ट्रांसफरेजेस। फॉर एग्जांपल एक सबस्ट्रेट है जिसके साथ एक ग्रुप लगा हुआ है G, प्लस दूसरा सबस्ट्रेट है S डैश। क्लियर? अब क्या होगा, जब प्रोडक्ट बनेगा तो इस सबस्ट्रेट का जो ग्रुप है वो इसके साथ चलाएगा, ये ग्रुप आ जाएगा इसके साथ प्रोडक्ट में, तो S रह गया अपना खाली का खाली, और S डैश के साथ लग गया ग्रुप। समझ में आया? यानी
रिएक्शन में क्या था, जो सबस्ट्रेट पहला था उसके साथ कोई ग्रुप लगा था और H डैश दूसरा सबस्ट्रेट था। अब इनके बीच में ट्रांसफर होगा ग्रुप का, तो S ऐसे ही रह गया पहला वाला, और ये जो ग्रुप इसके साथ था, इस पहले वाले सबस्ट्रेट के साथ, वो ग्रुप अब चला गया दूसरे सबस्ट्रेट के साथ। समझ में आ रहा है? H डैश के साथ एक रिएक्शन इसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल देखो, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, ग्लूकोज है, प्लस एटीपी है, रिएक्शन हो रहा है, और यहां पे जो एंजाइम है जिसका नाम है हेक्सोकाइनेज, ठीक है, हेक्सोकाइनेज। तो अब क्या हो जाता है, रिएक्शन हो जाएगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस एडीपी। ये रिएक्शन है, ये एक तरह का ट्रांसफरेजेज, मतलब जो हेक्सोकाइनेज है एक तरह का ट्रांसफरेजेज है। कैसे ट्रांसफर कर रहा है, तो देखो यहां से, अब यहां पे देखो एटीपी है, एटीपी है यहां पे, यानी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो यहां से एक ग्रुप फॉस्फेट, इधर भी एटीपी को लिख सकते थे, ध्यान से समझना, मतलब कुछ ना कुछ हाइड्रोजन के अलावा कुछ ग्रुप का ट्रांसफर होगा दोनों के बीच में। तो एटीपी में क्या है, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, 3 फॉस्फेट हैं इसमें, समझ रहे हो? तो इसने क्या किया, एक फॉस्फेट ग्लूकोज को ट्रांसफर कर दिया, यानी इसको यहां पे एस मान लो आप, ये पहला वाला सबस्ट्रेट है और ये एस डैश है, इस तरह से मान लो। तो इस वाले सबस्ट्रेट से एक ग्रुप का ट्रांसफर हुआ, और क्या हुआ, वो ग्रुप क्या है, तो ट्रांसफर ऑफ फॉस्फेट। तो फॉस्फेट का एक ट्रांसफर हुआ बच्चों, फॉस्फेट ट्रांसफर हो गया, समझ रहे हो? तो यहां से फॉस्फेट यहां ट्रांसफर हो गया, तो ये बन गया अब ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और यहां से फॉस्फेट ट्रांसफर हो गया था, तो ये बन गया एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट। समझ में आ गया? तो वो बन गया एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट, 2 ही फॉस्फेट है, इसके पास 3 फॉस्फेट था। क्लियर? तो इस तरह से ये एग्जांपल है ट्रांसफरेजेज का, ये एग्जांपल है ट्रांसफरेजेज का। क्लियर? तो ये हो गया ट्रांसफरेजेस। आई होप ये समझ में आया आपको। तो देखो, 2 सबस्ट्रेट के बीच में ग्रुप का ट्रांसफर हो रहा है, यहां जो ग्रुप है दैट इज फॉस्फेट, तो फॉस्फेट का ट्रांसफर हो गया एटीपी से, तो ग्लूकोज बन गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, और ये जो एंजाइम था, एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज। क्लियर? तो इसको रब करता हूं बच्चों। नेक्स्ट इज क्लास 3। क्लास 3 इज हाइड्रोलिसिस। क्लास 3 हाइड्रोलिसिस, पहले भी हम लोगों ने हाइड्रोलिसिस पढ़ा हुआ है। हाइड्रोलिसिस का मतलब कि जो हाइड्रोलिसिस कराता हो। हाइड्रोलिसिस मैंने डाइजेशन में आपको बताया हुआ है कि जब वाटर का एडिशन करके, जब वाटर का एडिशन करके
बॉन्ड्स की ब्रेकिंग की जाए, ठीक है ना, और रिएक्शन को कैटेलाइज्ड किया जाए, तो जब वाटर का एडिशन करके बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं तो उसी को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, और हाइड्रोलिसिस जो कराते हैं उनको हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो हमेशा हाइड्रोलिसिस का मतलब कि वहां पे हमने वाटर ऐड किया, और वाटर के ऐड करने से, ठीक है ना, बॉन्ड्स ब्रेक होंगे, तो वो कौन करवाता है? हाइड्रोलिसिस कराते हैं। और ये जो एडिशन ऑफ वाटर से जो प्रोसेस होता है या रिएक्शन होता है उसी को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। तो हाइड्रोलिसिस जो है, दे परफॉर्म हाइड्रोलिसिस, फर्स्ट पॉइंट, दे परफॉर्म हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस इज व्हाट? it is the process or reaction occurs by the addition of water. तो it is the process or reaction occurs by the addition of water. तो वाटर के एडिशन से जो प्रोसेस हो या रिएक्शन हो उसी को हाइड्रोलिसिस बोलते हैं। और हाइड्रोलिसिस कौन करवाता है? हाइड्रोलिसिस। और आपने डाइजेशन में भी पढ़ा था कि जो हाइड्रोलिसिस हैं वो हाइड्रोलिसिस कराते हैं, और बेसिकली डाइजेशन इज हाइड्रोलिसिस ऑफ फूड। तो हमने देखा था कि जैसे प्रोटीन बना हुआ, हमने एग्जाम पहले भी आपको बताया था, मान लो किसी ने चिकन खाया तो चिकन में मेनली ज़्यादातर प्रोटीन है। प्रोटीन किससे बना है? एमाइनो एसिड से। तो प्रोटीन में क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड है, बहुत सारे एमाइनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक कर गया तो एमाइनो एसिड्स बन गए। तो हाइड्रोलिसिस बेसिकली क्या कर रहे हैं? ये पेप्टाइड बॉन्ड के ब्रेकिंग को कैटेलाइज कर रहे हैं। फिर मान लो पॉलीसेकेराइड, स्टार्च, चपाती खाई आपने तो उसमें क्या है? स्टार्च है, तो स्टार्च को ब्रेक किया जाएगा। तो स्टार्च किससे बना है? स्टार्च ग्लूकोज से बना है। बहुत सारे ग्लूकोज जब ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से जुड़े होते हैं तो स्टार्च बनता है। क्लियर? तो यहाँ पे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बन रहा है स्टार्च के बीच में, ठीक है ना। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को भी जो ब्रेक करना, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड को जब ब्रेक करोगे तो स्टार्च फर्दर ब्रेक होगा डाइसेक्राइड में, फिर डाइसेक्राइड, मोनोसेक्राइड में, इस तरह से। तो